हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर। हार्दिक अभिनंदन, मोस्ट वेलकम। तो कैसे हो आप? इंटर्नशिप के प्रपत्र से रिलेटेड मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था। तो ये नए फॉर्मेट में है, इसमें थोड़ा टिप्पणी को हम बड़े तरीके से लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे। अगर आप वो भी बनाते हो तो भी ठीक है, वो भी चलेगी। लेकिन अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि कुछ वाइट पेज में पीछे उसमें टिप्पणी लिखनी है वगैरह वगैरह, तो आप इसको देखकर अच्छे से बना सकते हो। कुछ वाइट क्लीन पेज पर आपको लिखने के लिए, मतलब उस प्रपत्र को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया जाता है। जिस प्रकार ये हमने वीडियो बनाया है दोस्तों, जिसमें ये वाइट पेज पर हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हो सके तो, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए स्पीड वाचन करने वाला हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला प्रपत्र विद्यालय अवलोकन है। तो यहाँ पर हमें जो पूर्ति करनी है वो है विद्यालय अवलोकन में ये पूर्ति आपको ध्यान रहे कि आपको अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक, अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की संख्या के अनुसार करनी है। फिर आपके लिए आगे हैं, फिर आगे आपके लिए जो हैं वो हैं कक्षावार आपको बच्चों की संख्या बतानी है। इसमें आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, अल्पसंख्यक, संख्यक, CWSN वगैरह की छात्रों को बताते हुए औसत उपस्थिति भी गत माह की बतानी है। तो दोस्तों ये मैं इसलिए नहीं भर रहा हूँ क्योंकि ये आपके विद्यालय के संदर्भ में अलग होने वाला है, बहुत अलग होने वाला है। तो यहाँ पर गत सत्र में विद्यालय से ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों की संख्या है। बालक बालिकाओं के ड्रॉप आउट होने के मुख्य कारण हैं उच्च अध्ययन हेतु या अन्यत्र अध्ययन हेतु हो सकता है, और ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को विद्यालय से पुनः जोड़ने का, क्योंकि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और जो ड्रॉप आउट हुए हैं उसका कारण है उच्च शिक्षा के लिए, तो हमने नहीं किया। फिर है विद्यालय भवन की स्थिति है और नामांकित बच्चों की संख्या यहाँ 70 हो गई, देख लेते हैं आप 7वें पॉइंट में। 8वें पॉइंट की हम व्याख्या अगले पेज में करेंगे, जो वाइट पेज होगा उसमें देखना आप। विद्यालय भवन की स्थिति देख लीजिए कि विद्यालय भवन में कक्ष है, बरामदा, प्रधानाध्यापक कक्ष, 4 दीवारी, खेल मैदान, अध्यापक कक्ष, आंगनबाड़ी, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, सभा कक्ष, इनकी व्यवस्था किस प्रकार है, क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है, स्थिति कैसी है, उपलब्ध है कि नहीं है। फिर विद्यालय में भौतिक संसाधन का विद्यालय भवन विद्यालय का स्वयं का है कि नहीं है, नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है कि नहीं है, क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों हेतु विद्यालय भवन में रैंप व रेलिंग सहित सुविधाएँ है नहीं है, क्या विद्यालय पूर्णतः हवादार हैं भवन, क्या शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो ये विद्यालय 1 में, प्रपत्र 1 में विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट में जो पॉइंट इस पेज पर लिखने लायक थे वो हमने लिखे हैं। बालक व बालिकाओं के ड्रॉप आउट होने के मुख्य कारणों पर टिप्पणी। तो ड्रॉप आउट होने का मुख्य कारण रहा है उच्च अध्ययन हेतु। ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को विद्यालय से पुनः जोड़ने का प्रयास किया गया है। क्या अधिकांश ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने का कारण था उच्च अध्ययन, जिसकी व्यवस्था हमारे विद्यालय में नहीं है, इसलिए हमने उन्हें वापस विद्यालय से जोड़ने का प्रयास नहीं किया। फिर देख लो 7वां दोस्तों, ये मेरे हिसाब से 7वां न होकर 8वां पॉइंट है। हाँ दोस्तों, 8वां पॉइंट है आपके ये नव प्रवेश बच्चों की संख्या लिखनी है आपको। इसमें जो नए प्रवेश आपके विद्यालय में इस बार हुए हैं उसको कक्षावार लिखना है। आप इस फॉर्मेट में अच्छे से लिख देना, आपके लिए आसान, स्वीट, शॉर्ट प्रोग्राम प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। कक्ष में इनकी मैं टिप्पणियाँ आपको अगले पेज में उपलब्ध करवा दूंगा। बिजली की व्यवस्था हाँ ना में लिखना है, पेयजल की व्यवस्था लिखना है, फिर फर्स्ट एड का बॉक्स है कि नहीं है, फिर ये विद्यालय में शौचालय व्यवस्था बालक बालिका महिला पुरुष शिक्षकों के लिए अलग अलग, विद्यालय में वाटिका है नहीं है, मिड डे मील की योजना है नहीं है, विद्यार्थी शिक्षकों की भागीदारी गतिविधियाँ हैं, उत्सव पर्व हैं, प्रबंधन समिति की मासिक बैठकें हैं, पुस्तकालय की स्थिति है। तो इसके संदर्भ में हम अगले पेज पर अच्छे से अध्ययन करेंगे। 500 पुस्तकें की संख्या है और पुस्तकालय में क्लास की भी व्यवस्था है एक। फिर देखो कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था, हम संसाधनों के वर्णन के साथ टिप्पणी करें। तो दरीपट्टी, जाजम, टेबल, कुर्सी, डेस्क, अन्य इस प्रकार छोटी कक्षाएँ अर्थात कक्षा 1 से 6 के लिए हमारे विद्यालय में नई व साफ़ सुथरी दरीपट्टियों की व्यवस्था है। कक्षा 7 व 8 के लिए टेबल स्टूल की व्यवस्था है जो अच्छे से पेंट की हुई हैं, बालकों को इन पर बैठकर अध्ययन करने में आसानी होती है। विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर में देख लो आप, प्रधानाध्यापक कक्ष हैं, स्टाफ कक्ष हैं, पुस्तक भंडार हैं, उनमें बड़ी बड़ी टेबलें व कुर्सियों की उचित व्यवस्था है जो समय समय पर समुदाय के भामाशाहों द्वारा विद्यालय को भेंट की गई।
क्या विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है, तो इसमें आप लिख सकते हो हाँ, विद्यालय में पेयजल की उचित व्यवस्था है। विद्यालय नल के द्वारा भी पानी आता है विद्यालय में। विद्यालय परिसर में एक बड़ा टांका बनाया गया है जिसका उपयोग पेयजल हेतु वर्षा जल संग्रहण के लिए किया जाता है। टांके की समय समय पर साफ सफाई करवाई जाती है। टांके से पानी निकालने हेतु हैंडपंप की व्यवस्था है। विद्यालय में पेयजल हेतु पर्याप्त संख्या में टंकियाँ भी हैं जो पानी से भर दी जाती हैं और लोटे भी पर्याप्त मात्रा में हैं जिससे विद्यार्थी पानी आसानी से पी सकते हैं। विद्यालय में सफाई व्यवस्था किस प्रकार है। विद्यालय परिसर व कक्ष में सफाई व्यवस्था बनाए रखने हेतु निम्न योजनाएँ बनाई गई हैं जिनकी पालना सुचारू रूप से हो रही है। प्रत्येक कक्ष में डस्टबिन कचरा पात्र की व्यवस्था है। सप्ताह में एक दिन विद्यार्थियों व शिक्षकों के सहयोग से विद्यालय परिसर की साफ सफाई की जाती है। विद्यालय की 4 दीवारी पर स्वच्छ भारत अभियान व स्वच्छता से संबंधित छुट्टियाँ व नारे लिखे हुए हैं जो छात्रों को स्वच्छता रखने हेतु प्रेरित करते हैं। 18वां बिंदु देखो, क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय हैं जैसे अग्निशमन यंत्र, भूकंप रोधी भवन आदि, और क्या आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों व विद्यार्थियों में जागरूकता है। क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय हैं जैसे अग्निशमन यंत्र, भूकंप रोधी भवन आदि, और क्या क्या आपदा प्रबंधन के लिए शिक्षकों व विद्यार्थियों में जागरूकता है। टिप्पणी लिखे हाँ, विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय हैं जैसे अग्निशमन यंत्र आदि। विद्यार्थियों को समय समय पर शिक्षक प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अवगत कराते हैं और उनका समाधान के उपाय सुझाकर उन्हें जागरूक करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, आग, चक्रवात आदि। विद्यालय में विद्यालय वाटिका है, यदि हाँ तो रख रखाव की स्थिति पर टिप्पणी करें। विद्यालय परिसर में छायादार पेड़ों से हरा भरा है। ये पेड़ पौधे शिक्षकों व विद्यार्थियों के सहयोग से लगाए गए हैं। विद्यार्थियों के जन्म दिवस पर पौधे लगाने हेतु प्रेरित किया जाता है। विद्यालय में छायादार के साथ साथ फूलों के पौधे भी लगाए जाते हैं। इनका प्रयोग विज्ञान पढ़ाने के लिए सहायक सामग्री के तौर पर किया जाता है। पेड़ पौधों में पानी डालने की, खरपतवार हटाने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों को समूह बनाकर दी गई है, वे बखूबी निभा रहे हैं। क्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन मिड डे मील व्यवस्था है, यदि हाँ तो मध्याह्न भोजन व्यवस्था पर स्वच्छता पर टिप्पणी लिखो। वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 गाइडलाइन के तहत विद्यार्थियों को विद्यालय मध्याह्न भोजन की बजाय कॉम्बो भोजन पैकेट वितरित किए जाते हैं, जबकि कोविड से पहले विद्यालय में सरकारी योजना अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक मिड डे मील के अंतर्गत पौष्टिक भोजन करवाया जाता था। भोजन बनाने के लिए एक सारणी बनी हुई है जिसमें सप्ताह के दौरान भोज्य विविधता हेतु वार अनुसार खाद्य सामग्री बनाने की योजना है। सभी विद्यार्थी एक दूसरे के साथ बिना भेदभाव एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने के पश्चात स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है जिसके अंतर्गत बचा हुआ अन्न भोजन पशु पक्षियों के लिए रख दिया जाता है। प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों व शिक्षकों की भागीदारी एवं गतिविधियों पर टिप्पणी लिखो। हाँ, प्रार्थना सभा हेतु व्यवस्था एवं संचालन में विद्यार्थियों व शिक्षकों दोनों की ही भागीदारी सुनिश्चित। विद्यालय में उत्सव, पर्व एवं जयंतियों के आयोजन पर टिप्पणी लिखो। तो विद्यालय में समय समय पर कई सामाजिक, धार्मिक उत्सव, पर्व व महापुरुषों की जयंतियों के आयोजन का सफल संचालन होता है। विद्यालय में प्रत्येक कक्ष में ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता है, यदि हाँ तो उपयोग की स्थिति। विद्यालय में प्रत्येक कक्ष में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था है जिनका उपयोग शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के तौर पर किया जाता है। पुस्तकालय के उपयोग पर टिप्पणी। पुस्तकालय के अंतर्गत लगभग 500 पुस्तकें हैं जिनमें महापुरुषों की जीवनी, कविताएं, कहानियाँ, संस्मरण, चुटकुले आदि हैं जो कि ज्ञान वृद्धि के साथ साथ मनोरंजन भी करती हैं। विद्यालय में कंप्यूटर हैं, यदि हाँ तो संख्या व उपयोग पर टिप्पणी लिखो। हाँ, हमारे विद्यालय में कंप्यूटर व कंप्यूटर कक्ष की व्यवस्था है। इनकी संख्या देखी जाए तो लगभग 7-8 कंप्यूटर्स हैं। इनका उपयोग ऑनलाइन कार्य निष्पादन व CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर सहायक अधिगम में भी किया जाता है, जिससे बालक शिक्षण कार्य में रुचि लेते हैं व शिक्षण प्रभावी भी होता है। विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा है, हाँ तो इंटरनेट के उपयोग पर टिप्पणी लिखो। विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा भी है जिसके चलते कंप्यूटर कार्य व शाला दर्पण प्रविष्टियाँ जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन सफल क्रियान्वयन हो जाता है। तो इसमें देख सकते हो आप पुस्तकालय के उपयोग पर टिप्पणी करनी है। अगले पेज में देख पाओगे आप। विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है, नहीं है। विद्यालय में कंप्यूटर, हाँ। विद्यालय में इंटरनेट, हाँ, इसकी टिप्पणी हमने देख ली है। विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण हम उपयोग पर टिप्पणी देखेंगे। विद्यार्थियों को दी जाने वाले विभिन्न छात्रवृत्तियों के नाम, गत सत्र में लाभान्वितों की संख्या, क्या छात्रवृत्ति के भुगतान है तो विद्यार्थियों के बैंक में खाते खोले गए हैं। विद्यालयों को प्राप्त अनुदान का विवरण अगले पेज में आप देख पाओगे आसानी से। विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण हम उपयोग पर टिप्पणी करें। विद्यालय में विद्यार्थियों हेतु एक व्यापक खेल मैदान है तथा खेलने के लिए खेल सामग्री भी उपलब्ध है। इसके अंतर्गत बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी आदि खेलों से संबंधित उपकरण उपलब्ध हैं। व शारीरिक शिक्षक द्वारा इनके सहयोग से बच्चों में खेल कौशल विकसित किया जाता है। विद्यार्थियों को दी जाने वाले विभिन्न छात्रवृत्तियों के नाम, गत सत्र में लाभान्वितों की संख्या देखिए। ट्रांसफर वाउचर्स, शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त करने व राज्य स्तर की अन्य सभी छात्रवृत्तियाँ जिनके लिए विद्यार्थी पात्र हैं उनको दी जाती है। गत सत्र में लाभान्वितों की संख्या 35 है। क्या छात्रवृत्ति के भुगतान है तो विद्यार्थियों के बैंक में खाते खोले गए हैं। हाँ, छात्रवृत्ति के भुगतान है तो विद्यार्थियों के बैंक में खाते खोले गए हैं। इसके लिए विद्यालय में शिविर लगाकर सभी के बैंक खाते खोलाए गए। विद्यालय को प्राप्त अनुदान का विवरण।
विद्यालय को प्राप्त अनुदान के विवरण हेतु एक रजिस्टर बनाया गया जिसमें भामाशाह द्वारा प्रदत्त सहयोग राशि सहित कब किस अवसर पर प्राप्त हुई आदि का उल्लेख है। समय समय पर जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, वार्षिकोत्सव व अन्य पर्वों व उत्सवों पर ग्रामीणों द्वारा बढ़ चढ़कर सहयोग किया जाता है। इस रजिस्टर में अनुदान को कहाँ खर्च किया गया भी उल्लेख है। सेकंड है अपना कक्षा अवलोकन रिपोर्ट। तो यहाँ पर हमने जो टीचर का नाम है, स्कूल का नाम है, कक्षा है, टॉपिक है, हिंदी विषय, अवलोकनकर्ता का नाम वगैरह भर दिया है। ये आप फॉर्मलिटीज़ कर सकते हो आसानी से, हाँ नहीं में है। अब कक्षा अवलोकन रिपोर्ट के लिए क्या लिखना है आप देखिए। क्या शिक्षक समय पर कक्षा में पहुंचा? हाँ, शिक्षक समय पर ही कक्षा में पहुंचे थे। क्या शिक्षक की वेशभूषा उपयुक्त थी? हाँ, शिक्षक की वेशभूषा उपयुक्त थी। वे स्वयं एक उचित व निश्चित गणवेश में थे। शिक्षण अधिगम का प्रारंभ किस प्रकार किया गया? शिक्षक ने शिक्षण का प्रारंभ विद्यार्थियों के इस विषय के संदर्भ में पूर्व ज्ञान को जांचने से की। इस हेतु विद्यार्थियों से इस प्रकरण त्योहारों का देश से कुछ प्रस्तावना प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे गए। क्या शिक्षण द्वारा अधिगम हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया गया? यदि हाँ तो उल्लेख करें। शिक्षण द्वारा अधिगम हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे श्यामपट्ट, रंगीन चौक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक, रंगीन चित्र आदि, इनके प्रयोग से शिक्षण को प्रभावी व आकर्षक बनाया गया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा कहाँ कहाँ कठिनाइयों का अनुभव किया गया? तो विद्यार्थियों द्वारा ऐसे कठिन शब्दों के समझने में कठिनाइयों का अनुभव किया गया जिन शब्दों को उन्होंने पहली बार सुना या देखा। कठिनाइयों का निवारण किस प्रकार किया गया? सर्वप्रथम विद्यार्थियों को कहा गया कि जो शब्द आपको कठिन लग रहा है उसका अर्थ आप पूछ सकते हो। पूछे जाने पर कठिन शब्दों का अर्थ बताया गया। किन कठिनाइयों का निवारण नहीं किया? उन कठिनाइयों का निवारण कर दिया गया जो ज्ञात हो गई, अर्थात सभी ज्ञात कठिनाइयों का निवारण किया गया। कक्षा शिक्षण अधिगम में श्यामपट्ट के उपयोग पर टिप्पणी लिखो। तो कक्षा शिक्षण के दौरान प्रकरण को लिखने व कठिनाइयों के निवारण हेतु कठिन शब्दों को लिखने में श्यामपट्ट का उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर किया गया। कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समापन कैसे हुआ? तो कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समापन प्रकरण को अच्छे से समझाकर गृह कार्य प्रदान कर किया गया। कक्षा अवलोकन के दौरान आपको कौन कौन सी गतिविधियाँ प्रभावी लगी? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हो। चित्र प्रदर्शन है, छात्रों को प्रश्न पूछने का अवसर देना है, यह हमें प्रभावी लगा। आपको शिक्षक के किन किन गुणों ने प्रभावित किया? तो मधुर व शांत स्वभाव, उचित शिक्षण विधियों का चयन, शिक्षण विधियों का प्रभावी क्रियान्वयन, छात्रों को मौके देना, छात्रों के साथ उचित व्यवहार करना। अगला देखो, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों के स्थानीय परिवेश के अनुभवों को स्थान दिया गया? यदि हाँ तो उदाहरण सहित समझाओ। हाँ, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों के स्थानीय परिवेश के अनुभवों को स्थान दिया गया। त्योहारों को मनाने के स्थानीय तरीकों के माध्यम से बच्चों को त्योहारों के महत्व व कैसे मनाते हैं, क्या ऐतिहासिक कारण है आदि स्थानीय परिवेश से जोड़कर समझाया गया। प्रपत्र आप आसानी से देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट, विद्यालय की अवलोकन करना है। तो यहाँ पर हाँ ना आप देखकर अच्छे से भर सकते हो। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, हम टिप्पणी में चलते हैं। देखो, विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट में प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार होता है? विद्यालय में प्रार्थना सभा संचालन व व्यवस्था में शिक्षकों व विद्यार्थियों की साझी भूमिका रहती है। प्रार्थना सभा में कक्षा अनुसार पंक्तियाँ बनाकर बिठाया जाता है। वे प्रार्थना के समय दरी पट्टियों की भी व्यवस्था की जाती है। प्रार्थना अंतर्गत ईश्वर वंदना, गायत्री मंत्र, प्रतिज्ञा व राष्ट्रगान का गायन करवाया जाता है। प्रार्थना में प्रार्थना कार्यक्रम समाप्ति के बाद कुछ प्रेरक प्रसंग, सामान्य ज्ञान प्रश्न, न्यूज़पेपर हेडलाइंस आदि भी पूछे व सुनाए जाते हैं। दोस्तों, ये आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षण हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई? अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षण हेतु विकल्प के तौर पर BSTC BEd के इंटर्नशिप अंतर्गत आए छात्राध्यापकों की व्यवस्था की गई। इनके नहीं होने पर उच्च कक्षाओं के होशियार बच्चों के सहयोग लेकर वैकल्पिक शिक्षण की व्यवस्था की गई। क्या विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया? यदि हाँ तो किस प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की गई? हाँ, विद्यालय में समय समय पर सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जैसे क्षेत्रीय भ्रमण है, खेल कूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी, उत्सव, पर्व व जयंतियों का आयोजन और श्रमदान किया गया। आयोजित गतिविधियों में क्या क्या सुधार अपेक्षित हैं? तो क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शांतिपूर्वक ग्रुप बनाकर प्रत्येक ग्रुप के साथ शिक्षक को रखना। अन्य विद्यालय प्रतियोगिताओं में शांति, अनुशासन व धैर्य बनाए रखने हेतु प्रेरित करना। समय का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये शिक्षा गतिविधियों के लिए केवल सहायक हैं, तो समय का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। विद्यालय में मध्याह्न भोजन व्यवस्था पर टिप्पणी। तो विद्यालय में राज्य सरकार की मिड डे मील योजना के अंतर्गत प्रतिदिन मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई। इसमें पौष्टिक आहार हेतु दिन प्रतिदिन बदलाव कर भोजन व्यवस्था का मेन्यू रसोई घर की दीवार पर बना है, व इसकी पालना भी होती है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन व्यवस्था में सभी विद्यार्थी बिना किसी भेदभाव के सभी साथ साथ एक पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं। अभी कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील को आगामी आदेश तक बंद किया गया है व विद्यार्थियों को भोजन के कॉम्बो पैकेट वितरित किए जाते हैं। क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहे? यदि नहीं तो क्या कारण? नहीं, सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय नहीं रहे क्योंकि किसी कार्यक्रम के कारण
5 विद्यार्थी छुट्टी लेकर मध्याह्न पश्चात घर चले गए थे। इस हेतु संस्था प्रधान के पास उनके अभिभावक की हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र भी आ रखी है। अब चौथा प्रपत्र देखो। चौथा प्रपत्र देखिए कि विद्यार्थियों के समूह से बातचीत कर रहे हैं। नानकराम स्टूडेंट टीचर्स का नाम है, टीचर स्टूडेंट। तो ये आप आसानी से भर सकते हो। नाम है जो भरना है, इसको क्या भरना मैं टिप्पणियों में ले चलता हूँ आपको। विद्यार्थियों के समूह से बातचीत में, क्या आपको विद्यालय में आना अच्छा लगता है? विद्यार्थियों से पूछा गया। यदि अच्छा लगता है तो क्यों? हाँ, हमें विद्यालय में आना अच्छा लगता है क्योंकि हमें यहाँ सिखाया जाता है ज्ञान व जीने के तरीके। हमें यहाँ पर अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता है व हमारे हम उम्र बच्चों के साथ रहने का मौका मिलता है। आप विद्यालय कैसे आते हैं? अधिकांश बच्चे जो विद्यालय के नज़दीक अर्थात कम दूरी पर हैं पैदल आते हैं। कुछ बच्चे साइकिल लेकर विद्यालय आ रहे हैं। विद्यालय में अवकाश होने पर आपको कैसा लगता है? छात्र छात्राओं से बातचीत करने पर पता चला जहाँ कुछ बच्चे कह रहे थे कि उन्हें अच्छा लगता है, वहीं कुछ बच्चे बताते हैं कि हमें विद्यालय के दिन खाली खाली बैठा रहना अच्छा नहीं लगता, हम बोर हो जाते हैं, मन नहीं लगता है आदि। आपको सबसे अच्छा शिक्षक कौन सा लगता है और क्यों? बच्चों ने बताया कि हमें ये शिक्षक अच्छे लगते हैं जो शांत स्वभाव के हो, गतिविधि आधारित शिक्षण करवाते हो, दंड देना उचित नहीं समझते, विद्यार्थियों के प्रश्नों को संतुष्ट कर रहे हैं अर्थात उचित जवाब देते हैं, विद्यार्थियों से अंत्यक्रिया करने वाला। क्या आपको विद्यालय की पोशाक में आना पसंद है? यदि नहीं तो क्यों? छात्रों ने बताया कि हमें विद्यालय की पोशाक में आना पसंद है, अच्छा लगता है क्योंकि विद्यालय की पोशाक हमें सुंदर व अच्छी लगती हैं। सभी को एक जैसी पोशाक में देख हमें समानता का आभास होता है। नेक्स्ट है, आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है? तो विद्यार्थियों ने बताया कि हमें महापुरुषों की जीवनियाँ, स्वतंत्रता सेनानियों, कहानियों, कविताओं, प्रेरक प्रसंगों व चुटकुलों की पुस्तकें पढ़ने में मज़ा आता है। आपको कौन कौन से खेल खेलने अच्छे लगते हैं? जब विद्यार्थियों से ये प्रश्न किया गया तो इस प्रश्न पर सभी विद्यार्थियों की रुचि अलग अलग थी। कोई कहता है मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो कोई कबड्डी व खो खो को पसंद करता है, और कोई और भी विद्यार्थी थे जिनकी रुचि अलग अलग खेलों में देखी जा सकती है। क्या आपके अभिभावक, माता पिता, अन्य परिवार के सदस्य शराब, बीड़ी, सिगरेट, भांग या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं? यदि हाँ तो इससे परिवार में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? अधिकांश बच्चों के अभिभावक नशा नहीं करते हैं, फिर भी कुछ एक के अभिभावक बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन करते हैं। बच्चे बताते हैं कि इससे उनके घर में धुआं, कचरा फैलता है, वे उसका सेवन करने वाले लगातार खांसते रहते हैं और यह आर्थिक व शारीरिक नुकसान व कष्ट की भी वजह है। अगला देखो, आपके घर में कितने सदस्य पढ़े लिखे नहीं हैं? पढ़े लिखे नहीं होने के क्या कारण है? छात्र बताते हैं कि जिनके आधार पर हम कह सकते हैं गांव की युवा पीढ़ी व बच्चों के माता पिता मैट्रिक व उत्तर मैट्रिक पास आउट हैं, वहीं उनके भाई बहन जो विद्यालय जाने लायक हैं जा रहे हैं, तथा बच्चों के दादा दादी बहुत कम अर्थात नहीं के बराबर पढ़े लिखे हैं, यानी कि उनकी वयोवृद्ध सदस्य साक्षर नहीं है। इनके पढ़े लिखे नहीं होने के कारण है पिछड़ी मानसिकता, संसाधनों की कमी, गरीबी, विद्यालयों को दूर होना, मजदूरी करना, पशुचारण आदि। आपके अनुसार आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? तो छात्र छात्राओं ने विद्यालय में कई नई सुविधाओं की मांग की है जो इस प्रकार हैं। छात्र चाहते हैं उनके विद्यालय में एक सुंदर सी पुष्प पौधों की वाटिका हो, खेल मैदान में खेल के ट्रैक व कोर्ट बनाए जाए, समय समय पर शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन को बढ़ाया जाना चाहिए। तो संस्था प्रधान के क्रियाकलापों का अवलोकन अगला प्रपत्र है, देख लीजिए। नानकराम स्टूडेंट अवलोकनकर्ता का नाम है, विद्यालय का नाम है, अवलोकन की दिनांक लगानी है। यहाँ ना आप अच्छे से भर सकते हो, बहुत ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप देख लो एक बार। हम टिप्पणियों में चलते हैं। संस्था प्रधान कौन कौन सी कक्षाओं में शिक्षण कराते हैं? सामान्यतः संस्था प्रधान सर उच्च कक्षाओं अर्थात कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को शिक्षण करवाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे संस्था प्रधान का अध्यापकों के साथ कैसा संबंध है, बता देना आपको। मित्रत्व का संबंध है, अनुभव साझा करते हैं, महिला पुरुषों के साथ भेदभाव नहीं करते, कार्यभार सौंपते वक्त योग्यता का ध्यान रखते हैं। फिर हैं कि विद्यालय की समस्याओं के निराकरण हेतु बैठक करते हैं, हाँ बैठक करते हैं, उनका रिकॉर्ड भी रखते हैं। संस्था प्रधान ने विद्यालय की प्रगति के लिए योजना बनाई तो शिशु वाटिका तैयार करना, झूलों की व्यवस्था करना, खेल मैदानों के लिए अलग अलग खेल ट्रैक बनाना, सहायक सामग्री उपलब्ध कराना, शिक्षण के लिए डिजिटल बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, व्यवस्था करना है। क्या संस्था प्रधान अध्यापकों के कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु प्रेरित करते हैं? जी हाँ, शिक्षण को प्रभावी करने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करते हैं, जैसे बच्चों का मूल्यांकन करना, उचित शिक्षण विधि का चयन करना, सीखो पर बल है, छात्र भ्रमण हेतु प्रेरित है, शिक्षण सहायक सामग्री व गतिविधियों का प्रयोग है। फिर हैं कि विद्यालय में संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों का दायित्व सभी को योग्यता व क्षमतानुसार सौंपते हैं। जी हाँ, वो कार्य सौंपते वक्त उन शिक्षकों की योग्यता व क्षमता का ध्यान रखते हैं, जैसे तकनीकी कार्य LDC अध्यापक को सौंपना, भाषण प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता, कार्यभार हिंदी शिक्षक को सौंपना। ऐसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अच्छे से।
संस्था प्रधान की नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका लिखनी है। संस्था प्रधान की नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका सराहनीय। संस्था के सभी महत्वपूर्ण कार्यों, उत्सवों, पर्वों, जयंतियों के आयोजन में शिक्षकों व विद्यार्थियों के लीडर के रूप में संस्था प्रधान जी कार्य करते हैं। इसलिए देखा जाता है कि विद्यालय में सबसे पहले संस्था प्रधान जी ही आए नजर आते हैं। वे प्रत्येक का अच्छे से नेतृत्व का सहयोग भाव से संचालन करते हैं। क्या संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक दैनंदिन व शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन नियमित रूप से किया जाता है? हाँ, देख सकते हो आप। अवलोकित कर रिमार्क टिप्पणी दी जाती है जो सुधार के लिए अपेक्षित हैं। नोडल स्तर पर संस्था प्रधान के अन्य विद्यालयों के साथ संबंध व समन्वय पर टिप्पणी है। तो नोडल स्तर पर होने वाली प्रत्येक बैठक में संस्था प्रधान जी भाग लेते हैं, वे अपने विचार भी रखते हैं। नोडल स्तर पर संस्था प्रधान की अन्य विद्यालयों के संस्था प्रधानों व शिक्षक के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं। वे समय समय पर उन विद्यालयों में भी अवलोकन कर उनकी विशेषताओं को अपने विद्यालय में अपनाने का प्रयास करते हैं। वे अन्य संस्था प्रधानों से अपने विद्यालय का अवलोकन करवाकर उनसे अपेक्षित सुधार बताने का आग्रह करते हैं। छठा प्रपत्र देख लो। गांव शहर की सामान्य जानकारी बतानी है। आप आसानी से बता सकते हो। अपना गांव है, जिला है, पंचायत समिति है, शहर की जनसंख्या है, साक्षरता है, आवागमन के साधन है। ये टिप्पणी में देख पाओगे आप कि आवागमन के साधन है तो गांव में मुख्यतः दोपहिया वाहन है आवागमन का साधन, लेकिन कुछ मिनी बसें भी सुविधाएँ भी हैं। गाँव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर NH-89 निकलता है। आधे रेल और रोडवेज बसें आदि आवागमन के अच्छे साधन हैं। पेयजल की सुविधा में भी IGNP इंदिरा गांधी नहर आती है, उसका पंप लगा हुआ है। फिर पेयजल हेतु गांव की प्रति क्षेत्र में 3 तालाब भी हैं जो समय समय पर होने वाली वर्षा से भर जाते हैं। वे गांव में पेयजल की आपूर्ति हो जाती है। वर्षा जल संरक्षण हेतु प्रत्येक घर में पाइपिंग सिस्टम द्वारा छत को टाँके से जोड़ा गया है। चिकित्सा, बिजली, दूरसंचार की व्यवस्था भी देख सकते हो आप कि गाँव में चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्तर पर तो हैं, लेकिन बड़े स्तर की सुविधा हेतु 2-2.5 किलोमीटर की व्यवस्था है। इसके अलावा 20 किलोमीटर की दूरी पर जिला मुख्यालय स्तर पर JLN अस्पताल, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय अस्पताल व अन्य निजी अस्पतालों की सुविधाएं हैं, जबकि 2-2.5 किलोमीटर पर सभी प्रकार की दवाइयों का मेडिकल स्टोर उपलब्ध है। गांव में बिजली की व्यवस्था ठीक ठाक है जो AVVNL अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा संचालित हैं। कई स्थानों पर निजी सोलर प्लांट लगे हुए हैं जो कि बिजली के लिए उचित व्यवस्था में सहायक हैं। दूरसंचार। गाँव में दूरसंचार है तो प्रत्येक घर में अर्थात प्रत्येक वयस्क के पास पर्सनल मोबाइल हैं। गांव में स्मार्टफोन का भी प्रचलन है। शौचालय की सुविधा देख सकते हो। गांव में स्वच्छ भारत मिशन के योजना अंतर्गत प्रत्येक घर में शौचालय की व्यवस्था है, अर्थात शौचालय का निर्माण किया गया है। गांव में एक सामुदायिक शौचालय भवन का निर्माण किया गया है जिसका उपयोग गांव के पिछड़े लोग जिनके घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है करते हैं। रोजगार की स्थिति कैसी है? गाँव रोजगार की दृष्टि से सामान्य स्थिति में है। गाँव में अधिकांश परिवारों के पास कृषि भूमि है जो कई कृषि भूमि वाले परिवार ग्रामीण पशुपालन कार्य भी करते हैं। साथ साथ कृषि व पशुपालन के साथ साथ कुछ अन्य ग्रामीण सरकारी नौकरी व निजी कंपनियों में भी कार्य करते हैं। कुछ ग्रामीण स्वरोजगार क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, जैसे कुटीर उद्योग भी चल रहे हैं। कुछ नवयुवक रोजगार की तलाश में बाहरी राज्यों जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र आदि में लकड़ी का कार्य करते जाते हैं। फर्नीचर वगैरह की फिनिशिंग है, मार्बल है वगैरह। 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में स्थित विद्यालयों की संख्या बतानी है। तो गांव में 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में स्थित विद्यालयों की संख्या इस प्रकार है। प्राथमिक विद्यालय 2, उच्च माध्यमिक 2, आंगनवाड़ी 2। गांव शहर में संचालित स्वयं सहायता समूह है तो देख लीजिए। गांव में अनेक स्वयं सहायता समूह स्थापित हैं, जैसे सुथार चैरिटेबल ट्रस्ट। यह स्वयं सहायता समूह समय समय पर ग्रामीणों के हित में कार्य करता है, जैसे सार्वजनिक स्थलों, मंदिरों व विद्यालयों में अनुदान देकर सहायता करना, पेड़ पौधे लगाना, वयोवृद्ध व्यक्तियों हेतु निःशुल्क नेत्र चिकित्सा की सुविधा करवाना ताकि उनकी रोशनी वापस हो सके। सरपंच का नाम आप लिख सकते हो। गांव में बैंक, पोस्ट ऑफिस, अपना बाजार, ATM, फोटोग्राफी, सहकारी समिति, पुस्तकालय की व्यवस्था देख सकते हो कि ये गांव में हमारे 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर इन सभी स्थानों की व्यवस्था है तो गांव के लिए उचित है ये। तो आसानी से हम इस डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। गांव में धार्मिक व सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन देख सकते हो आप कि गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि बड़े प्यार से साथ में मिलजुल कर वे भाईचारे के साथ गांव के कुछ सदस्यों की समिति के प्रबंधन से बहुत ही अच्छे से मनाए जाते हैं। ईद है, मुहर्रम है, भाई दूज है, इनको भी अच्छे से मनाया जाता है क्योंकि हमारे गांव में मुस्लिम जनसंख्या भी है। ऊँचा दिन है तो आवश्यक सुविधाएँ गाँव में तो नहीं है, लेकिन गाँव से जिला मुख्यालय ज़्यादा दूरी पर नहीं है तो गांव के युवा परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते हुए जिला मुख्यालय स्थित उच्च शिक्षा केंद्रों में अध्ययन करने हेतु जाते हैं जो लगभग हमारे गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अभिभावकों समुदाय के विद्यालय से अपेक्षाएं क्या हैं? अभिभावकों व समुदाय की विद्यालय से निम्न प्रकार की अपेक्षाएं हैं कि विद्यालय में समुदाय के बच्चों के साथ भेदभाव रहित समानता का व्यवहार करना, उन्हें ज्ञान की बातें सिखाना, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान सिखाना, विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना, बच्चों को संस्कारवान बनाना, बच्चों को आदर्श प्रेरक प्रसंगों, कहानियों व कविताओं के माध्यम से सिखाना। फिर नेक्स्ट है कि विद्यालय एवं समुदाय का संबंध, इसमें भी आप अच्छे से आना में जवाब दे सकते हो। टिप्पणियों में चलते हैं। देखिए
क्या पिछली गत बैठक में उपस्थित व अनुपस्थित सदस्यों की संख्या बताइए। जो विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक होती है उसकी प्रबंध समिति का गठन नियमानुसार किया गया है। समय समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक का सदस्य उपस्थिति अनुपस्थिति विवरण इस प्रकार हैं। कुल सदस्य 13, उपस्थित 13, अनुपस्थित 4। गत वर्ष बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। विद्यालय परिसर का हरा भरा बनाने हेतु वृक्षारोपण करना, खेल मैदान की साफ सफाई व विस्तार के कथित कथन पर निर्णय लिया गया। बालक बालिका शौचालय के मरम्मत हेतु योजना बनाकर प्रस्तुत की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति का विवरण चौथे में देखो। इन निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए कई भामाशाहों के सहयोग की आवश्यकता हो रही थी और मांग करने पर गांव के कई बड़े भामाशाह आगे आए और सहयोग किया और निर्णयों का क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ। विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री सम्मानित पर्यावरण प्रेमी हिमताराम जी मौजूद रहे और अच्छे से वृक्षारोपण कार्य संपन्न हुआ। विद्यालय के मैदान का विस्तार कर खेल ट्रैक निर्माण योजना बनाई जा चुकी है, जो क्रियान्वित की जाएगी। शौचालयों की मरम्मत का कार्य भी पूर्ण कर दिया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय अनुदान राशि का उपयोग समिति द्वारा कैसे किया जाता है, टिप्पणी करो। तो विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय अनुदान राशि का उपयोग सर्व सदस्यों की सहमति बनने के तुरंत बाद विद्यालय के विकास कार्यों में किया जाता है। अनुदान राशि का उपयोग खर्चे किस कार्य में किया गया, व कब किया गया, इसका संपूर्ण ब्यौरा रखा जाता है। इसी के साथ विद्यालय प्रबंधन समिति का भी रजिस्टर है। भवन विकास, पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री, फर्नीचर आदि की व्यवस्था है तो समुदाय से प्राप्त आर्थिक सहयोग का विवरण है। सामान्यतः कई भामाशाहों द्वारा इन सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है जो अनुदान राशि या प्रत्यक्ष वस्तु के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे व्यक्तियों के व्यवसाय से भी यह अच्छे से जुड़ा हुआ है। जब कोई कारीगर विद्यालय प्रांगण में सहयोग देता है तो वह शायद भवन निर्माण या भवन मरम्मत में कोई सहयोग दे दी। कोई लकड़ी का शिल्पी फर्नीचर है तो व्यवस्था में सहयोग दे सकता है। इस प्रकार विद्यालय में भामाशाहों द्वारा समय समय पर उचित सहयोग व अनुदान राशि दी जाती है। विद्यालय में छात्रों के प्रवेश, उपस्थिति व नियमित अध्यापन सुनिश्चित करने हेतु समुदाय से प्राप्त सहयोग का विवरण है। विद्यालय प्रांगण का स्थानीय सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उपयोग का विवरण है। सांस्कृतिक खेलकूद कार्यक्रमों के आयोजन में समुदाय का सहभागिता का विवरण है। साक्षरता, पर्यावरण चेतना संबंधी कार्यक्रमों का विवरण है। अच्छे से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा ज़्यादा। ये देख लो, शैक्षिक गुणवत्ता स्थापित करने हेतु ग्राम पंचायत या समुदाय के व्यक्तियों के समय समय पर विद्यालय में आने का विवरण, उनके सुझावों की जानकारी। फिर 8वां विद्यालय अभिलेख का अवलोकन करना है। कौन कौन से अवलोकन आपके विद्यालय में हैं, संधारण पर टिप्पणी देखते हैं अभी। छात्र उपस्थिति पंजिका। मैंने जब इसी विद्यालय अभिलेख का अवलोकन किया तो पाया कि ये प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग हैं, जिसमें उस कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति व अनुपस्थिति का लेखा जोखा रखा जाता है। शिक्षक उपस्थिति पंजिका। जिस प्रकार छात्र छात्राओं की उपस्थिति व अनुपस्थिति का ब्यौरा रखा जाता है, उसी प्रकार शिक्षकों की उपस्थिति व अनुपस्थिति का ब्यौरा इसी विद्यालय अभिलेख में होता है। जो शिक्षक उपस्थित होते हैं वे सभी इस रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण। मैंने अपने प्रशिक्षण में विद्यालय में देखा कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का मासिक स्वास्थ्य परीक्षण होते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि कौन से बालक का स्वास्थ्य ठीक है, कौन से छात्र बीमार हैं और कौन से स्वस्थ हैं। ये परीक्षण किसी चिकित्सा विशेषज्ञ की देखरेख में होता है। इसमें अस्वस्थ बच्चों को इलाज दिया जाता है। इस संपूर्ण वृत्तांत का उल्लेख इस विद्यालय अभिलेख स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका में किया जाता है कि कौन से बच्चों का स्वास्थ्य ठीक है व कौन से का ठीक नहीं है, तथा ये परीक्षण कब व किस चिकित्सा विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में किया गया। मध्याह्न मिड डे मील के अंतर्गत क्या लिखोगे। विद्यालय में सरकारी योजना अंतर्गत मिड डे मील के तहत बच्चों को खाना खिलाया जाता है। इस विद्यालय अभिलेख में ये उल्लेखित था कि किस दिन कौन सा भोजन बनाना है, कितना राशन कब लाया गया और कितना शेष है, कितने बच्चों का खाना बनाना है आदि। कोविड-19 के दौरान बच्चों को भोजन के कॉम्बो पैकेट वितरित किए गए, जिसका उल्लेख मुझे इस मध्याह्न भोजन पंजिका में मिला। स्थानांतरण प्रमाण पत्र पंजिका। इस विद्यालय में अभिलेखों में से एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु भी था। इस रजिस्टर में उन बच्चों की प्रविष्टियाँ की जाती हैं जो उच्च अध्ययन या अन्यत्र अध्ययन के उद्देश्य से इस विद्यालय में अपना टीसी मांगते हैं या मांग करेंगे। विद्यालय अनुदान पंजिका। इस अभिलेख को जब मैंने अवलोकन किया तो देखा कि समय समय पर जब विद्यालय में किसी उत्सव, पर्व व समारोह का आयोजन होता है तो स्थानीय समुदाय के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है, जिनमें जो व्यक्ति विद्यालय में विकास हेतु या अन्य किसी उद्देश्य से भामाशाहों द्वारा अपने सामर्थ्य अनुसार दान दिया करते हैं, उसका उल्लेख इस रजिस्टर में किया जाता है। भवन मरम्मत है। इसमें आप लिख सकते हो कौन से भवन का मरम्मत कब करवाया गया, इसमें लिखा गया है। ये डायरी में लिखा गया है। भवन निर्माण, भवन मरम्मत में कितना खर्चा आया। विद्यालय प्रबंधन समिति की रजिस्टर में आप लिख सकते हो कि जो मीटिंग्स होती हैं, जो बैठक्स होती हैं विद्यालय प्रबंधन समिति की, उस बैठक में कौन से निर्णय लिए गए, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा, इसका वर्णन होता है इस डायरी में। पुस्तकालय पंजिका में इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि कौन सी पुस्तक किस बच्चे को पढ़ने के लिए कब दी गई व कब वापस ली जाएगी।
अगला स्काउट गाइड है। स्काउट गाइड में ये वर्णन होता है कि कौन सा बच्चा किस कैंप, एडवेंचर, किस सेवा, किस कार्य में सेवा दे रहा है। दिनांक के अनुसार स्काउट प्रभारी इसमें लिखता है। खेलकूद सामग्री शारीरिक शिक्षक के द्वारा लिखी जाती है। कौन सी खेल सामग्री हैं, किसकी ज़रूरत है, कौन सी प्रयुक्त हैं, कौन सी की कमी है, कौन सी टूटी फूटी हैं, कौन सी रिपेयर की आवश्यकता है या कौन सी नई की आवश्यकता है। परीक्षा परिणाम रजिस्टर। इस रजिस्टर का प्रयोग प्रत्येक अध्यापक करता है। इसमें विद्यार्थी के वर्ष भर होने वाले परीक्षाएं और उन परीक्षाओं में विद्यार्थियों का आंकिक प्रदर्शन अर्थात परिणाम लिखा जाता है। परीक्षाएं जैसे मासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। बुक बैंक पंजिका, इसमें लेन देन का लेखा जोखा रखा जाता है, जो कब किसके द्वारा किसको लेन देन किया गया, कितनी राशि में किया गया। छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर। विद्यालय में इस रजिस्टर में सरकारी अनुसार मिलने वाली सभी छात्रवृत्तियों को लिखा जाता है। विद्यार्थियों के साथ नाम, राशि, आने की दिनांक वगैरह। अतिथि पंजिका। अभी तो ये मतलब छात्रवृत्ति जो अभिभावकों के बैंक खाते में आती है, पहले विद्यालय द्वारा दी जाती थी। अतिथि पंजिका है। विद्यालय में समय समय पर उत्सवों, पर्वों, त्योहारों, जयंतियों आदि के आयोजन में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए विभिन्न ज्ञानी अधिकारियों, शिक्षकों व जन सामान्य को विद्यालय में आमंत्रित किया जाता है। इन सभी का ब्यौरा अतिथि पंजिका में। रोकड़ पंजिका देख सकते हो अच्छे से। विद्यालय अभिलेखों में रोकड़ पंजिका एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें प्रत्यक्ष लेन देन व विद्यालय उपयोगी सामग्री खरीदने वे का उल्लेख व ब्यौरा रखा जाता है। विद्यालय में संधारित अन्य अभिलेख, उत्सव, पर्व, आयोजन रजिस्टर, अवकाश सूचना रजिस्टर, प्रार्थना पत्र रजिस्टर, ये अन्य अभिलेख में आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाला हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए एक बार आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।